नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास की अविरल ज्ञान गंगा में आज हमारा 32वां जो है सोपान है और आप सभी मित्रों का स्वागत है। द्विवेदी युग रचनाकार और रचनाएं हम पढ़ने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। और इससे पहले हमने द्विवेदी युग की एक प्रस्तावना के रूप में थोड़ा सा चर्चा कर ली थी और द्विवेदी युग के हमारे जो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास किया था। सरस्वती पत्रिका के बारे में समझने का प्रयास किया था। तो मित्रों, आज की कक्षा में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हुए बिना समय जाया किए हुए हम सीधा कंटेंट पर चलते हैं। और सुविचार है, एक बात जरूर नोट कर लो, आज का दर्द ही कल की जीत है, इसलिए हमें दर्द को उठाना है, सहन करना है और आगे बढ़ना है। ये दर्द हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, इसलिए ये दर्द जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और कहते हैं कि जैसे वो सर्फ एक्सेल का एक एड आपने देखा होगा, दाग अच्छे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कई बार तकलीफें, विपरीत परिस्थितियां अच्छी है, ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त करेगी। तो सभी मित्रों का मेवाड़ के इस पुनित धरा से आप सभी का मित्र डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा स्वागत करता है। और आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज की कक्षा में हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ रहे थे और द्विवेदी युग की ये जो कक्षा है मित्रों, वो हमारी 32वीं कक्षा है मित्रों, 32 है ना, 32वीं क्लास है मित्रों। 32 जो है 32वीं कक्षा है और हम पढ़ने वाले हैं इस 32वीं कक्षा में बहुत सारी चीजों पर हम ध्यान देने वाले हैं। देखिएगा, द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवियों पर हम चर्चा करेंगे। द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक कवि है हमारे पास मित्रों, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, श्रीधर पाठक का जो जन्म है मित्रों 1859 ईस्वी में हुआ है। जौथरी नामक एक गांव है, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ। एक बहुत अच्छे लेखकों में से, कवियों में से एक है श्रीधर पाठक, है ना, जो अनुशासन धारा के कवि हैं, है ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की उस अनुशासन के साथ चलने वाले कवि हैं, उनके अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि हैं। आपकी मृत्यु की बात करें तो 1928 में आपकी मृत्यु है। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने गए। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको माना गया है? श्रीधर पाठक को। ध्यान रखना, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि तो अमीर खुसरो है मित्रों, है ना। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि तो अमीर खुसरो, लेकिन आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी आपको कहा गया है। श्रीधर पाठक भारतेंदु हरिश्चंद्र व महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन रहे हैं। श्रीधर पाठक भारतेंदु हरिश्चंद्र व महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन रहे हैं और प्रमुख कवियों में से एक हैं। फिर देखेंगे मित्रों, खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आपने श्रीधर पाठक ने निभाई है। अपने काव्यों में प्रकृति के अनूठे वर्णन की वजह से इन्हें प्रकृति के उपासक कवि के नाम से भी आप जाने जाते हैं। विशेष रूप से गांव को काव्य की विषय वस्तु बनाने का श्रेय श्रीधर पाठक को जाता है। गांव को काव्य की विषय वस्तु बनाने का जो श्रेय है मित्रों, वो श्रीधर पाठक को ही जाता है। और एकांतवासी योगी को आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी की प्रथम पद्य पुस्तक माना है। ध्यान रखना, एकांतवासी योगी को आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी की प्रथम पद्य पुस्तक माना है। ठीक है, एकांतवासी योगी, ध्यान रखना, प्रथम पद्य पुस्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। रचनाओं की बात करें मित्रों तो इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं, कुछ मौलिक रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की, तो उन पर हम जानकारी लेते हैं। मित्रों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं ना परीक्षा के, तो आप ज्यादा तनाव नहीं लेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमें स्वस्थ रहने का अभ्यास करना होगा। और जितना आपने पढ़ा है, बस आप एक चिंतन मनन करें कि मुझे बहुत कुछ याद है ना, और मैंने इतने समय से जो तैयारी की है उससे मुझे अपने आप पर भरोसा है। ये आगामी दिनों में मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला हूं। ऐसा बार बार अपने मन को समझाते रहें और उसी के अनुरूप आपको आगे चलना है। कुछ अनुदित रचनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं होती है मित्रों, ये परीक्षाओं में बार बार आती है अनुदित रचनाएं। ठीक है, प्रश्न आता है एकांतवासी योगी जो है वो किसकी अनुदित रचना है? ध्यान रखना, ये श्रीधर पाठक के द्वारा अनुदित एक रचना है
जो किसका अनुवाद है, तो गोल्ड स्मिथ एक हमारे अंग्रेजी जो है साहित्यकार हैं, उनकी एक रचना है हर्मिट, तो उस हर्मिट का अनुवाद है, ध्यान रखना। हर्मिट का अनुवाद है एकांतवासी योगी, 1886 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया। मित्रों दूसरी एक अनुदित रचना है उजड़ ग्राम, किसकी रचना है, तो वो भी श्रीधर पाठक की, 1889 ईस्वी में। ये गोल्ड स्मिथ की डेजर्टेड विलेज नामक जो कृति है उसका अनुवाद है खड़ी बोली हिंदी में, ध्यान रखना। गोल्ड स्मिथ की कृतियों का आपने जो है अनुवाद किया है। फिर मित्रों एक श्रांत पथिक और है, श्रांत पथिक जिसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है ना। हाँ, तो श्रांत पथिक जो है 1902 ईस्वी में आपने अनुवाद किया। और ये गोल्ड स्मिथ की ट्रेवलर, ये भी पूछा जाता है श्रांत पथिक जो है किसका अनुवाद है, ट्रेवलर का, है ना। उजड़ ग्राम जो है किसका अनुवाद है, तो मित्रों डेजर्टेड विलेज का। और एकांतवासी योगी किसका अनुवाद है, तो हर्मिट का। और ये सभी गोल्ड स्मिथ की रचनाएं, ध्यान रखना, ठीक है। और ऋतु संहार का भी आपने एक अनुवाद किया, कालिदास की नाट्य रचना का अनुवाद है ऋतु संहार के नाम से। तो ये 4 आपकी अनुदित रचनाएं हैं। फिर आपकी कुछ मौलिक रचनाएं हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। जगत सच्चाई सार जो है एक आपकी मौलिक रचना है, 1887 ईस्वी। कश्मीर सुषमा आपकी एक मौलिक रचना है, 1904 ईस्वी। आराध्य शोकांजलि 1906 ईस्वी की आपकी एक मौलिक रचना है, पिता की मृत्यु पर आपने लिखा श्रद्धांजलि स्वरूप। और जार्ज वंदना जो है 1912 में, ये भी आपकी एक मौलिक रचना है। तो श्रीधर पाठक मित्रों अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक है। देखिएगा खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और गांव को काव्य की विषय वस्तु बनाने का श्रेय जो है वो श्रीधर पाठक को जाता है। प्रकृति के उपासक आप माने जाते हैं। एकांतवासी योगी को आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी की प्रथम पद्य पुस्तक माना है, ठीक है। और अनुवाद की बात हमने कर ली, मूल रचनाओं की बात हमने कर ली। फिर देखिए कुछ और, भक्ति विवाह 1913, गोखले प्रशस्ति 1915, देहरादून 1915, गोपी का गीत 1916, भारत गीत 1928 और स्वर्ण वीणा, ये कुछ प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी कुछ और रचनाएं, लेकिन सभी रचनाएं याद हो ये बहुत जरूरी नहीं है। प्रमुख रचनाओं पर आपको ध्यान देना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध जिनको हम कहते हैं मित्रों, तो हरियोध जो है ये भी एक द्विवेदी युगीन प्रमुख रचनाकार हैं। 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में आपका जन्म हुआ है, निजामाबाद में हुआ है, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में आप जन्मे हैं। मृत्यु 6 मार्च 1947 ईस्वी में। और पिता पंडित भोला सिंह उपाध्याय पिता का नाम था। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को माना जाता है। काव्य में वात्सल्य एवं विप्रलंब संगार का अनूठा संयोजन मिलता है। काव्य में वात्सल्य और विप्रलंब संगार रस जो है वो देखने को मिलता है किनके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। बहुत अच्छे लेखक और कवि हैं। आपकी रचनाएं जो है बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। मैं यहाँ फिर वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, है ना। प्रिय प्रवास आपकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है 1914 ईस्वी में। पद्य प्रसून जो है 1925 ईस्वी में लिखी हुई एक रचना है। चुभते चौपदे, ध्यान रखना, चुभते चौपदे 1932 और चौखे चौपदे 1932 ईस्वी आपकी रचना है, ध्यान रखना। और इसके अलावा रस कलश आपकी रचना है 1940 और वैदेही वनवास 1940 आपकी रचना है। ये पांचों रचनाएं मित्रों बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, है ना। हाँ, कौन कौन सी, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौबते और चौखे चौपदे और रस कलश और वैदेही वनवास, ये प्रमुख रचना है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य एक प्रकार से खड़ी बोली में रचित, ठीक है मित्रों। रस कलश एक रीति ग्रंथ है और वैदेही वनवास राम कथा पर आधारित एक काव्य ग्रंथ है मित्रों। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है मित्रों, परीक्षा में आने योग्य है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है ना मित्रों। ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित एक महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य ही मान लीजिए, खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। रुक्मणी परिचय जो है एक और देखिएगा आप, रुक्मणी परिचय आप इसके बाद आगे की रचनाओं पर बात करते हैं। तो आगे की रचना है रुक्मणी परिचय, प्रद्युम्न विजय, पारिजात, ठीक है, ऋतु मुकुर, काव्योपवन और प्रेम पुष्पोहार, प्रेम प्रपंच जो है आपकी प्रमुख रचना है। आपके उपन्यास ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरिओध के जो उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल और प्रेम कांता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, प्रेम कांता आपके उपन्यास है।
प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पुरस्कार आपको मिला है। और भाषा शैली जो है प्रिय प्रवास की ब्रज भाषा या बाकी के काव्यों की आपकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग आपने अपने काव्यों में किया है। तो मित्रों ये उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल और प्रेम कांता जो है महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इधर की जो रचना है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौबदे, चौखे चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है, इनका पक्का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मित्रों। सियाराम शरण गुप्त जो है वो हमारे अगले रचनाकार है, सियाराम शरण गुप्त, इन पर भी हम बात करते हैं। जन्म 1895 है ना, 95 में, और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई है। गांधीवाद में अटूट आपकी आस्था है। सियाराम शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं मित्रों, है ना, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। आपका जन्म चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा, सत्य, करुणा जैसे मूल्य इनकी रचनाओं में मिलते हैं। और इनकी रचनाएं देखिए, प्रथम काव्य कृति है मौर्य विजय 1914 में, अनाथ, दुर्वादल, पिशाच और आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृण्मयी, है ना, बापू, उन्मुक्त, दैनिक और नकुल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मित्रों रचनाओं में आप याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण रचना है मौर्य विजय, महत्वपूर्ण रचना है, एक मृण्मयी, पाथेय, बापू एक महत्वपूर्ण रचना है। तो इन रचनाओं को याद रखिएगा। एक आर्द्रा जो है ये भी एक रचना 1927 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, ठीक है। फिर आप देखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के ये प्रमुख कवि रहे। इनकी रचनाएं 1910 से इंदु पत्रिका में निरंतर प्रकाशित हो रही है। इनके भी कुछ उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। एक उपन्यास है गोद 1932 में लिखा, अंतिम आकांक्षा 1936 में मित्रों, और नारी 1937 में लिखा हुआ इनका एक प्रमुख उपन्यास है सियाराम शरण गुप्त का। और कहानी संग्रह मित्रों मानुसी करके आपकी एक कहानी संग्रह है सियाराम शरण गुप्त की, 1923 से 1933 तक की कहानियां जो है आपने उसमें संकलित की है। नाटक है पुराण पर्व करके, और अनुवाद है गीता संवाद, और निबंध संग्रह है झूठ सच जो है इनका एक निबंध संग्रह है। सियाराम शरण गुप्त के बारे में जितनी बातें संक्षिप्त में आपको बतानी है वो सब यही है। और मेरा आपसे आग्रह है कि पीडीएफ भले ही डाली जाए लेकिन आपको हाथ से अपने रजिस्टर में नोट्स बनाने हैं मित्रों। ये अनुभूत बात है मित्रों, कोई कंटेंट जितना आसानी से आपको मिलेगा वो उतना ही आसानी से दिमाग में घुसेगा नहीं, है ना। इसलिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो प्रतिफल नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे बार बार क्लास में आग्रह रहता है कि पीडीएफ भले ही हम दे देंगे, कोई बात नहीं, है ना। आपकी सुविधा के लिए हम इस पीडीएफ को जरूर दें, लेकिन आप सब पक्का लिखेंगे और लिखकर तैयारी करेंगे। अवसर जाया नहीं जाए, इसलिए हमें बहुत पहले से अच्छे से तैयारी करते हुए परीक्षा तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और सबसे बड़ी बात, तैयारी करने का मतलब ये होता है कि हम अपने समय का पूरा उपयोग करेंगे, कंसंट्रेशन पूरा रखेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। दबाव में तैयारी नहीं होती। परिस्थितियां, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, विपरीत परिस्थितियां हैं। कुछ हमारी बहनें बहुत गृहिणी स्थिति में रहते हुए, सर अंत समय में ऐसी कुछ स्थिति आ रही है, वैसा कुछ हो रहा है ना। तो मैं मानता हूं कि आप बहुत विपरीत परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि परिस्थितियों के वश में हम रह रहे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को अपने वश में कब करेंगे, जब आप पुरुषार्थी बनेंगे। दिन का समय अगर संसार आपका खाता है तो रात का जो समय आराम की जगह आप काम कीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कल मैं परीक्षा के मैदान में हूं, बच्चों की परीक्षाएं हैं डीएलएड वालों की, और मैं आपके लिए ठीक अभी घड़ी की तरफ देख रहा हूं तो 12:30 बज रहे हैं रात के, और आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप इस बात को समझें कि कमिटमेंट है, समय और परिवार सबको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए। सच में ये शब्द कहते हुए मुझे दर्द भी होता है कि मैं शायद ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन आप सब लोगों के लिए कुछ प्रयास भी करना चाहता हूं निरंतर। और जब आपसे वादा कर रखा है तो वादे को निभाने के लिए मुझे सोने से पहले आपकी कक्षा को रिकॉर्ड करके सोना है मित्रों। और काम करते समय त्रुटियां सबसे होती हैं, है ना। मैं भी जब काम करता हूं कुछ त्रुटियां संभव है। कभी 1885 लिखना था, 1855 लिखा गया, तो ये थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है कि लिखना कुछ और था, लिखा कुछ और जाता है। तो उन त्रुटियों को हम जैसे जैसे आप ध्यान दिलाते हैं तो उसको ठीक कर देंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये कक्षाएं बिल्कुल आपके लिए उसी गति से मैं ला रहा हूं कि आप नियमबद्ध तरीके से अपने नोट्स बनाएं मित्रों, और आप अपनी जो जीवन यात्रा है, जो लक्ष्य के प्रति आपका गमन है, वो आपका और तीव्र हो जाए। और आपके भीतर जो कहीं न कहीं सोई हुई एक
शक्ति है वो जागृत हो जाए और आप अपने आप को अकेला न माने। मैं दूर ही सही, है ना, मैं दूर ही सही, संचार के माध्यमों से ही सही आपसे मिल रहा हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको हताश नहीं होने दूंगा, है ना, मैं आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निरंतर सहयोग की भूमिका में रहूंगा। आप अपनी ओर से एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारों, होगा जो देखा जाएगा, है ना, क्या होगा बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन अपनी ओर से एफर्ट पूरा कीजिएगा। घड़ी में 12:30 बज रहे हैं और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। पंडित रामचरित उपाध्याय हमारे अगले जो हैं वो रचनाकार है। पंडित रामचरित उपाध्याय 1872 ईस्वी में आपका जन्म है, 1938 ईस्वी में आपका देहावसान है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। प्रमुख काव्य मित्रों रामचरित चिंतामणि एक आपका ग्रंथ है, प्रबंध काव्य है, 1920 ईस्वी में लिखा हुआ महाकाव्य है। रामचरित चिंतामणि सुक्ति मुक्तावली नीति विषयक पद्य संकलन है इसमें। और राष्ट्र भारती, है ना, भारत भारती नहीं, राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रारंभ में ब्रज भाषा में रचना की, किंतु द्विवेदी जी के संपर्क में आने के उपरांत आपके काव्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी को बनाया और आपने बहुत अच्छे अच्छे काव्यों का सृजन किया, जिसमें रामचरित चिंतामणि आपका प्रबंध काव्य है, सुक्ति मुक्तावली, राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा और विचित्र विवाह आपकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं लोचन प्रसाद पांडे। अगले जो हमारे साहित्यकार हैं लोचन प्रसाद पांडे, 1886 ईस्वी में आपका जन्म हुआ, बालपुर जिला बिलासपुर मध्य प्रदेश में। और ये मुकुटधर पांडे के बड़े भाई थे। ध्यान रखना मित्रों, मुकुटधर पांडे, याद आ रहा होगा छायावाद शब्द का प्रयोग, ठीक है। मुकुटधर पांडे के बड़े भाई थे और 1959 ईस्वी में आपका देहावसान हुआ। ये हिंदी, उड़िया, संस्कृत, अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। आपकी रचना प्रवासी मेवाड़ गाथा आपने लिखी है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण कृति है मेवाड़ गाथा। महाराणा भीम सिंह के त्याग का समर्पण किया गया है। रास पंचाध्यायी शैली पर लिखी हुई ये कथा है मेवाड़ गाथा। महानदी, पद्य, पुष्पांजलि और मृगी दुख मोचन ये आपके लिए रचनाएं हैं। फिर आप देखिएगा आगे है द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण कवियों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण कवि इसमें देखिए नाथुराम शर्मा शंकर जिनका उपनाम है। 1859 ईस्वी में आपका जन्म, 1932 ईस्वी में देहावसान, हरदुआगंज जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आपका जन्म। और इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती मित्रों। गर्भ रंडा रहस्य, विधवाओं की दुर्दशा, देव मंदिरों में दुराचारों का वर्णन गर्भ रंडा रहस्य में किया गया है। किसके द्वारा? नाथुराम शर्मा शंकर के द्वारा। शंकर सर्वस्व, शंकर सरोज और अनुराग रत्न ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रारंभिक रचनाएं ब्राह्मण में, तत्पश्चात सरस्वती पत्रिका में आपकी रचनाएं छपने लगी और उपाधियां इनको मिली है। कविता कामिनी कंत आपको उपाधि मिली है। भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर आपकी उपाधियां हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कविता कामिनी कंत किसकी उपाधि है या किसे उपाधि दी गई? भारतेंदु, प्रज्ञेंदु किसे कहा गया और साहित्य सुधाकर किसे कहा गया मित्रों? तो ध्यान रखना है नाथू राम शंकर शेष, ये पक्का कर लीजिएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी एक और अन्य महत्वपूर्ण जो है कवि हैं, द्विवेदी युगीन कवि हैं। 1881 ईस्वी में जन्म है, 1962 में देहावसान, कोइरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म। तो रचनाएं हमेशा ध्यान रखना है मित्रों। मिलन आपकी एक रचना है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है। स्वप्न जो है राम नरेश त्रिपाठी की। तीनों महत्वपूर्ण रचना 1917, 1920, 1929 है ना, क्योंकि ये परीक्षाओं में तीनों परीक्षाओं में पूछी गई है। फुटकल कविताओं का संग्रह है एक आपका मानसी 1927 ईस्वी में मित्रों। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं वो आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है मित्रों। और आप सभी लोग जो है पूर्ण मनोयोग पूर्वक तैयारी करते रहे। देखते ही देखते हमने आदिकाल पूरा किया, देखते ही देखते हमने भक्ति काल को पूरा किया, रीतिकाल को पूरा किया और आधुनिक काल के भी दूसरे पड़ाव को हम पार कर रहे हैं। तो हमारा जो निरंतर प्रयास रहेगा आप तक अच्छी से अच्छी कक्षाएं पहुंचाने का, वो निरंतर होगा मित्रों। और आप सभी के लिए विजयी भव सीरीज भी मैंने प्रारंभ कर दी है, जैसा कि आप सबको विदित ही है। हम प्रतिदिन रात्रि 9 बजे फिर यानी दिन में 1 बजे आपके साहित्य की क्लास है। एक क्लास बढ़ा दी गई है मित्रों, रात्रि 9 बजे एक क्लास और विजयी भव सीरीज में बिल्कुल जीरो से आपको व्याकरण के साथ बाद में हम शैक्षिक परिदृश्य,
थर्ड ग्रेड के रिगार्डिंग और काव्य शास्त्र सेकंड ग्रेड के रिगार्डिंग हम लाएंगे। तो इस सीरीज में आप जरूर जुड़िएगा मित्रों। और जितने भी मित्र हैं उन सबको आभार प्रकट करते हैं, जितने नए मित्र जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करते हैं कि मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपका और हमारा मिलन होता रहेगा। और अगर आपको ये सारी पीडीएफ लेनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मित्रों, और मधुरम हिंदी ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए पूरे सेकंड ग्रेड के कोर्स हैं, थर्ड ग्रेड लेवल 1 सेकंड के कोर्स हैं मित्रों। सीईटी के लिए भी हमने कोर्स प्रिपेयर किया है, एलडीसी के लिए भी कोर्स प्रिपेयर किया है। तो उन कोर्सेज का आप लाभ ले सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन का मतलब वीडियो के पास आपको इस तरह से जो सिंबल दिखता है उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुलता है, उसको स्क्रॉल करना और आपको नीचे की तरफ बहुत सारे जो हैं लिंक्स मिलेंगे, उनसे आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को फिर से आप चाहें अच्छे से आप ज्वाइन कीजिए, शेयर कर दीजिएगा और मित्रों को, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक इंस्टा पेज वगैरह सब पर आप जहां जहां हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका स्वागत है मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। द्विवेदी युग का एक प्रकार से हम समापन कर रहे हैं, और भी कुछ बच गया होगा तो वो आगे की कक्षा में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप सबके लिए ये दिन मंगलमय रहे, और ये दिन जो है परीक्षाओं वाले ये बहुत अच्छे से आपके गुजर जाए, और आप अपने जीवन की वो परीक्षा पास कर लें जिसके पास करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशहालियां, बहुत सारे लोगों के नजरिए आपके प्रति बदलने वाले हैं। तो उस सुखनुमा पल का एहसास करते हुए आज वर्तमान में आप जुट जाइएगा, और थोड़ा सा मस्ती के साथ, है ना, इतनी सारी तैयारी की है, इतना सारा आपने अधिगम कर ही लिया है, तो अब थोड़ा सा अधिगम किया है ऐसा महसूस होना चाहिए। युवा हो तो युवा लगने चाहिए, वैसे ही पढ़ाई की है तो अब थोड़ा लगना चाहिए कि नहीं पढ़ाई की है। धन्यवाद मित्रों।